ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार बता दीजिएगा इज इट ऑडिबल और नॉट। लेक्चर अपन शुरू कर रहे हैं। यस, ऑडिबल है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुनिएगा, देखिए अभी तक आपके कुछ लेक्चर्स हो चुके होंगे जिसके अंदर आपका मैथ्स और रीजनिंग रहा होगा। ठीक है, आज मैं एक नए सब्जेक्ट के साथ आपके साथ आया हूँ, आपके पास आया हूँ। वैसे सब्जेक्ट नया तो नहीं है, आपने पढ़ ही रखा होगा कई बार। ठीक है, बट कुछ चीज़ें इसके अंदर होती है, ठीक है ना, जहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ प्रॉब्लम फेस करता है। ठीक है ना, वो सारी चीज़ें आज अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, शुरुआत करने से पहले ये तो आपको मोटा मोटा पता ही होगा कि जैसे अभी आपके पास वैकेंसी जो है एक्चुअल में, ठीक है, एक तो आपके पास आरआरबी की है, आरआरबी पीओ है ना, उसका जिसने फॉर्म भर रखा है उनके एग्जाम होने वाले होंगे। दूसरा आपके पास आईबीपीएस क्लर्क है ना, उसकी वैकेंसी आ चुकी है। 1 जुलाई से आपके पास शुरू हो चुका उसका रजिस्ट्रेशन, और 21 जुलाई इसकी लास्ट डेट आई थिंक, है ना। अब सुनिएगा, सब्जेक्ट जो अपना रहेगा दैट विल बी इंग्लिश, है ना। तो मेरे हिसाब से इंग्लिश काफ़ी टाइम से एक बड़ा मज़ेदार सब्जेक्ट रहा है। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप सेक्शनल कट ऑफ की बात करें तो इस सब्जेक्ट की सबसे कम रुकती है ना। और मज़ेदार बात यह है कि कम रुकने के बावजूद भी स्टूडेंट्स वहां तक भी पहुंच नहीं पाता। कि कई बार जैसे मैं आपको बता देता हूं, ऑन एन एवरेज आपकी कट ऑफ आउट ऑफ 30 प्रीलिम्स के अंदर रुकती है, पता है कितनी? मैक्सिमम 9 से 10 मार्क्स, है ना। ये मैं सिंगल डिजिट ही कह रहा हूं क्योंकि अब तक सिंगल डिजिट में ही रुकी है ना। इससे पहले ये इससे भी कम रुकती थी, 6 से 7 मार्क्स, है ना। 2014 या 15 की बात करें तो ये कट ऑफ इतनी रुकती थी, है ना। लेकिन अब अगर अपन बात करें 2022 की तो ये मैक्सिमम 9 से 10 मार्क्स रुकी है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो ये तो आपको पता होगा मोटा मोटा कि एक्चुअल में आपके पास प्रीलिम्स के अंदर 3 सब्जेक्ट मेजर रहते हैं, है ना। एक आपके पास रीजनिंग रहता है, दूसरा आपका क्वांट रहता है, और तीसरा आपके पास रहता है इंग्लिश। ठीक है ना। जब आप मेंस के लिए जाओगे, जैसे आरआरबी का आपको आइडिया होगा, उसमें इंग्लिश नहीं होती प्रीलिम्स के अंदर, लेकिन मेंस के अंदर होती है, और मेंस के अंदर इंग्लिश होती है ऑप्शनल, है ना। अगर आप करना चाहो तो बढ़िया, नहीं तो उसकी जगह पे आप कर सकते हो क्या, हिंदी, है ना। ये भी आपके पास ऑप्शन रहता है। बट मेरी एडवाइस आप लोगों के लिए है कि ट्राई कीजिएगा इंग्लिश ही करो, है ना। रीजन पता है क्या? क्योंकि एक तो या तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, सॉरी हिंदी अच्छी होनी चाहिए अगर आप हिंदी करते हो तो, ठीक है ना। और अच्छी कितनी होनी चाहिए? लास्ट अगर आप कट ऑफ देखोगे तो आउट ऑफ 40 इट वाज 27.50, है ना। अब यही मैं इंग्लिश की बताता हूं, आउट ऑफ 40 इट वाज 9 पॉइंट समथिंग। अब देख लो कौन सा ज्यादा ठीक है। अच्छा, ये फर्क मैं आपको और क्लियर कर सकता हूं। एक तो मैं कहूं लैंग्वेज ट्रांसलेटर, नाम से पता चल रहा है ऐसी कोई भी चीज जो लैंग्वेज को क्या करे, ट्रांसलेट करे। और एक मैं इसको हिंदी में बोलूं भाषा संसाधक। तो बताओ कौन सा ज्यादा ठीक है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर ज्यादा ठीक है ना। मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर आप मेंस के अंदर कहीं ना कहीं हिंदी सोचते हो दैट विल बी फाइन। अगर आपका अच्छा है बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपका इतना अच्छा नहीं है तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को मत चूज करना, है ना। आप कर सकते हो उसकी जगह पे क्या, इंग्लिश। अब आगे अगर अपन बात करें तो मेजर सब्जेक्ट आपके पास रहेगा रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश। इंग्लिश आपके पास आता है 30 मार्क्स का, है ना। और अगर ये इसी को मैं मेंस के लिए ले जाऊं तो 35 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के लिए, है ना। ये आपको आइडिया होगा। अच्छा, और आगे ले जाए, जैसे सपोज आपने आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स क्रैक कर लिया, मेंस क्रैक कर लिया, और मेंस के अंदर अगर अपन बात करें तो जैसे ऑब्जेक्टिव आपका खत्म होता है डिस्क्रिप्टिव एक कॉन्सेप्ट आता है, आपको पता होगा, जो क्वालिफाई नेचर का आता है ना। 25 मार्क्स का आता है और 10 मार्क्स आपको मिनिमम लाने होते हैं। और उसके अंदर 2 क्वेश्चन आते हैं, ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग, दैट यू हैव टू डू, वो आपको करना होता है। ठीक है, तो यहां पे इंग्लिश की वैल्यू और क्लियर हो जाती है कि कहीं ना कहीं प्रीलिम्स और मेंस दोनों के अंदर आपकी इंग्लिश की वैल्यू बहुत मजेदार है ना। अब सवाल ये उठता है कि सर इंग्लिश की अगर अपन बात करें तो आउट ऑफ 30 कट ऑफ आपके पास कितनी रुकती है, 9 से 10 मार्क्स। और मजेदार बात पता है क्या है कि स्टूडेंट्स 9 से 10 मार्क्स भी ला नहीं पाता। तो सवाल ये उठता है कि इसके पीछे क्या रीजन है? अगर 9 से 10 मार्क्स कट ऑफ रुकती है और फिर भी स्टूडेंट ला नहीं पाता तो क्या रीजन इसके पीछे एक्चुअल में है? ठीक है, देखिए मेरे हिसाब से इसके पीछे 2 से 3 रीजन काम करते हैं। ठीक है, पहली बात, कुछ स्टूडेंट आप में से यहां बैठे होंगे उनका मीडियम इंग्लिश होगा, आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या फिर गुजरात बोर्ड, मीडियम होगा इंग्लिश। तो उन स्टूडेंट के दिमाग में एक चीज होती है, पता है क्या, कि सर हमें तो इंग्लिश आती है। और मुझे लगता है ये एक र्यूमर है ना। क्योंकि
भले ही आपका बोर्ड इंग्लिश था, ठीक है ना, या कैसी भी लेवल था, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जब बात करते हैं उसमें लेवल हल्का सा बदल जाता है। अच्छा, ये वो स्टूडेंट होते हैं जो बोर्ड के एग्जाम में भी एक दिन पहले इंग्लिश पढ़ते हैं, है ना, मतलब उनको कि सर मैं कर लूंगा, और वहां पे वो अच्छा परफॉर्म कर भी लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, दूसरे आते हैं गुजरात बोर्ड हिंदी मीडियम। गुजरात बोर्ड गुजराती मीडियम या फिर हिंदी मीडियम, है ना, दोनों में से कोई भी स्टूडेंट। अच्छा, वो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पहले हैंड्सअप करते हुए आते हैं, हमसे नहीं होगा, है ना, मतलब वो ट्राई करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं उनका बेस वैसा रहा है, ठीक है, जहां से उनका इंग्लिश से इतना पाला पड़ा नहीं है ना। और तीसरा स्टूडेंट वो होता है जो कहता है कि सर आप हमें बताओ क्या करना है ना, अगर आप बताओगे कि इस तरीके से चलना है, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गेट इट, और मैं वहां तक चलने की कोशिश करूंगा। तो अभी आपका लेवल तीनों कैटेगरी में, जिस भी कैटेगरी में हो, मैं आपको चाहता हूं आप आ जाओ थर्ड कैटेगरी में, ठीक है ना। वॉइस कट हो रही है रवि, अब देखो, इज इट, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूं इसको, इज इट ओके रवि, देख लो, है ना। तो मैंने कहा आपका लेवल अभी तक कैसा भी है, आपको आ जाना है किसमें, थर्ड कैटेगरी में। मतलब कि सर आप बताइए करना क्या है। आपको पता है आज के टाइम में इंग्लिश में दिक्कत क्या है? दिक्कत यह कि लोगों को पता ही नहीं पढ़ना क्या है, क्योंकि लिखा होता है इंग्लिश, ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी, बस। उसके अलावा ये नहीं पता होता कि उसके अंदर पढ़ने वाली चीजें क्या होती है। और आपको मैं बता देता हूं, जनरली अगर अपन देखें तो इंग्लिश में आपको बताया जाता है ग्रामर, है ना। मुझे लगता है ग्रामर सब कुछ नहीं है। हाँ, ग्रामर कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। अच्छा, जब मैंने कहा कि ग्रामर सब कुछ नहीं है, तो सवाल उठता है तो फिर क्या है सर इंग्लिश में, ऐसी कौन सी चीजें जो पढ़नी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर अपन बात करें इंग्लिश में क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है, हालांकि इससे पहले मैं कुछ इंट्रोडक्टरी चीजें बताता हूं, ठीक है ना, बट वो मैं आपके बैच में नहीं बता रहा, क्योंकि मेरे हिसाब से सर ने आपको सारी चीजें बता दी होगी, ठीक है। मतलब एक बैंकिंग का पूरा क्राइटेरिया कैसे चलता है, ठीक है ना, वो आपको बता दिया होगा। तो मैं सीधा मेरे सब्जेक्ट पे आ रहा हूं, ठीक है। अब सुनिएगा, मैंने आपसे कहा कि इंग्लिश की अगर अपन बात करें तो मेजर दिक्कत स्टूडेंट के दिमाग में ये आती है कि यस ही और शी वांट्स टू स्टडी, वो पढ़ना चाहता है बट उसको पता ही नहीं कि पढ़ना क्या है। तो अपने दिमाग में क्वेश्चन मार्क लेके घूमता है कि सर इंग्लिश में क्या पढ़ना है। ज्यादा से ज्यादा वो क्या कर लेता पता है, ग्रामर कर लेता अच्छे से। लेकिन मेरा ये मानना है ग्रामर पूरा सॉल्यूशन नहीं है। तो सॉल्यूशन क्या है, इस बात को अपन जानेंगे। अच्छा, सॉल्यूशन क्या है, इस बात को जानने के लिए कुछ चीजें समझिएगा। आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो पहले कोई एग्जाम दे चुके हैं, जिनको एग्जाम का एक्सपीरियंस है? यस, कौन सा दिया मैं? सीडीएस का दे रखा है, बैंकिंग वैंकिंग नहीं दिया। तो आपका टारगेट सीडीएस या बैंकिंग है? अभी बैंकिंग में पहले सीडीएस था तो वहां मजा नहीं आया। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, वैभव ने कहा कि सर हमने दे रखा है, शुभांगी ने दे रखा है आईबीपीएस और आरआरबीपीओ। ओके, लेट इट बी। तो सुनिएगा, जिस जिसने दे रखा है उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि आपके एग्जाम में क्या आता है ना। पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपके एग्जाम में क्या आता है, क्योंकि यही वो बात बताएगी कि आपको क्या पढ़ना है ना। एक मैं अपनी बात को सीधा भी रख सकता हूं, तुम ये पढ़ो, बट तुम मानोगे नहीं। पता है क्यों? क्योंकि आज के टाइम में हर चीज ऑथेंटिक होनी चाहिए कि सर, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो। मैं सीधी बात आपको पकड़ाऊंगा, तुम थोड़ी पकड़ोगे, ठीक है। तो मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, ठीक है ना, जो मेरे हिसाब से कुछ ऐसी है जो आपको पता होनी चाहिए, और उसी के थ्रू आपको पता चलेगा कि इंग्लिश में क्या पढ़ना चाहिए, है ना। चलिए, रवि ने कहा है इंग्लिश की वजह से सिर्फ आरआरबी ही दी है। अच्छा, उसमें इंग्लिश नहीं आती इसलिए, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। सुनो, तो आपके एग्जाम में क्या क्या आता है ये सुनिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बनता है वो बनता है ये, क्या? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। मोटा मोटा अगर मैं कहूं तो आपके पास एक पैसेज बनता है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की अगर अपन बात करें तो आपके एग्जाम में इसकी वैल्यू प्रीलिम्स के अंदर या तो 7 मार्क्स लेके आता है, या 8 मार्क्स लेके आता है, या 10। लेकिन अगर मैं इसी को मेंस के लिए ले जाऊं तो मेंस में लेके आता है 15 से 20 मार्क्स। क्या आपको पता आरसी क्या होता है? क्या होता है? हाँ, एक पैसेज होता है, उस पैसेज को पढ़ के नीचे कुछ क्वेश्चन दे रखे होते हैं और उनके आंसर तुम्हें देने होते हैं, दैट इज कॉल्ड आरसी। ये बचपन में भी आपने किया है। बचपन में आता था सीन पैसेज, अनसीन पैसेज। सीन कैसा आता था? नोटबुक, बुक से, बुक के अंदर से, और अनसीन कहीं और से देते थे वो। लेकिन बैंकिंग में कुछ दिक्कतें हैं, पता है क्या? बैंकिंग में दिक्कतें ये है कि पैसेज की लेंथ बहुत बड़ी होती है, तो कुछ स्टूडेंट तो वही ढेर, इतना बड़ा कौन करेगा, है ना। पहली दिक्कत तो ये। दूसरी दिक्कत पता है क्या? जब आप पढ़ने लगते हो ना पैसेज को, तो पढ़ते टाइम पहली 2 लाइन में तुम पैसेज में होते हो,
फिर पैसेज कही और आप कही। मजेदार बात यह कि तुम पढ़ फिर भी रहे हो, ठीक है। अब सवाल उठता है कि सर जब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरा ये सवाल तुमसे है कि अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तुम क्यों पढ़ रहे हो, है ना। क्या आपने उस बात को दिल पे ले लिया जो लिखा हुआ रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन, कि सर मैं तो पढ़ूंगा फिर ही आंसर दूंगा। मेरा सवाल आपके लिए कि ऐसे केस में तुम्हें पैसेज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पे एक बात आती है कि सर अगर पैसेज पढ़ेंगे नहीं तो करेंगे कैसे, तो उसका एक तरीका अप्लाई करेंगे, सीधा पैसेज करना ही नहीं है। आपको पता है जब पैसेज आप पहले पढ़ते हो तो आपके दिमाग में ऐसी बहुत सारी फालतू की बातें आ जाती जिसकी जरूरत नहीं है। डू नो पैसेज देने का उनका मेन रीजन क्या है? उनका मेन रीजन है कि वो आपकी कॉम्प्रेंशन एबिलिटी चेक करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि फ्यूचर में अगर आप ब्रांच मैनेजर बन जाओ और हेड ऑफिस एक सर्कुलर आ जाए इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो वो तुम्हें पढ़ के समझ में आता है नहीं आता है। पता चला तुम्हारे पास सर्कुलर आ गया और पास में कोई पीओ वीओ बैठा, उसको बता रहे हो भाई, ठीक है, पीओ बोल रहा हाँ सर इसका तो मतलब ये है, फिर मैनेजर हाँ ये मुझे पता था। सुनो, तो मैं कहना चाहता हूं दे वांट टू चेक योर कॉम्प्रेंशन एबिलिटी। वो चाहता है कि आपकी कॉम्प्रेंशन एबिलिटी कैसी है। अगर तुम्हारे पास इंग्लिश में कोई चीज दे रखी है, तुम पढ़ के कितना अच्छे से समझ लेते हो, है ना। और क्योंकि आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हो तो उनको ये लगता है कि तुम्हारा इंग्लिश का लेवल अच्छा होना चाहिए। दे वांट स्मार्ट स्टूडेंट, उनकी जरूरत है उनको, है ना। तो आरसी का मेन मकसद यही है कि वो चाहते हैं आपकी कॉम्प्रेंशन एबिलिटी को क्या करना, चेक करना। अच्छा, मैं कॉम्प्रेंशन एबिलिटी चेक करवाना नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूं कि सर मेरे ये मार्क्स जो है इनमें से कुछ आ जाए, है ना। मतलब मेरा एम कॉम्प्रेंशन एबिलिटी अच्छा करना है नहीं, मेरा एम है कैसे भी करके मैं अपने मार्क्स तक पहुंच जाऊं। अगर प्रीलिम्स में 7 से 8 आते हैं तो उसके 80% तक मैं पहुंच जाऊं, और मेंस के अंदर 15 से 20 आते हैं तो उसके 80% तक मैं पहुंच जाऊं। तो ऐसे केस में पैसेज पढ़ना कहीं जरूरी नहीं है ना। एक अप्रोच होती है जो मैं आपको बताऊंगा कैसे किया जा सकता। अभी के लिए इतना समझो कि आरसी एक पैसेज होता है और पैसेज को पढ़ के तुम्हें क्वेश्चन करने होते हैं। इसकी एग्जाम में बहुत अच्छी वैल्यू है। अगर आप देखो प्रीलिम्स के अंदर तुम्हारा इंग्लिश 30 मार्क्स का आता है, ठीक है, तो 1/3 ये कवर कर रहा है। मजेदार बात पता है क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जो आरसी को छोड़ते हैं प्रीलिम्स के अंदर, है ना, या मेंस के अंदर। पता है क्यों? क्योंकि वो ये सोचते हैं कि सर मेरे से ये नहीं होगा, और होगा भी तो मेरा टाइम ले जाएगा। मेरा ये कहना है कि आरसी कभी छोड़ने वाला नहीं होता। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें अगर आप थोड़े से एफर्ट्स लगाओ तो इसमें अच्छा कर सकते हो। आप करना कैसे वो अपन आगे देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है, आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, है ना, ये कॉमन होता है। दूसरी अगर अपन बात करें तो दूसरा क्वेश्चन आपके पास क्या बनता है पता है, पैराजंबल। जिसने एग्जाम दे रखा है उसको आइडिया होगा। आपके एग्जाम में इसकी वैल्यू 5 मार्क्स है, ये प्रीलिम्स में भी आता है और मेंस में भी आता है। पैराजंबल क्या होता है पता है, एक पैराग्राफ को जंबल्ड कर देता है ना, बिखेर देता है, और फिर आपसे कहता है कि पढ़ के बताओ कि इनमें से कौन सा पहला है, कौन सा दूसरा है, कौन सा तीसरा है। ये ठीक ऐसे ही हो सकता है जैसे यहाँ पे सारे स्टूडेंट है और मैं किसी को बोलो और बोलो स्टूडेंट को देख लो, फिर मैं उसको वापस भेजू और तुम्हारी जगह बदल दू, फिर उसको बोलू बताओ कौन कहां बैठा था। ठीक इसी प्रकार का पैराजंबल का कॉन्सेप्ट है, जो ये कहता है कि पैराग्राफ को क्या करता है, ये जंबल्ड कर देता है ना, और आपको पढ़ के बताना होता है कि इसका सही सीक्वेंस क्या था। इसके लिए भी कुछ तरीके हैं जो अपन डिस्कस करेंगे। तो पैराजंबल आपके एग्जाम में 5 मार्क्स की वैल्यू रखता है। चलिए आ जाइए, तीसरा केस क्या है। तीसरा जो क्वेश्चन तुम्हारे पास बनता है उसका नाम क्या है, क्लोज टेस्ट। और मेरे हिसाब से मजेदार क्वेश्चन होता है क्लोज टेस्ट। आपके एग्जाम में इसकी वैल्यू पता है कितनी है, या तो 5 मार्क्स या 10 मार्क्स, है ना। आप में से कोई बताएगा क्लोज टेस्ट क्या होता है, किसी ने एग्जाम दे रखा हो तो, सीडीएस में भी आता है, बताओ क्या होता है। सुनो, क्लोज टेस्ट क्या होता है पता है, आपके पास एक पैराग्राफ दे रखा होता है, उस पैराग्राफ के अंदर कुछ ब्लैंक्स गिवन होते हैं, और एक ब्लैंक में तुम्हें 5 ऑप्शन दे रखे होते हैं, और तुम्हें क्या करना है, इस ब्लैंक में 5 में से एक सही ऑप्शन तुम्हें लगाना है। इसी को क्या बोलते हैं, क्लोज टेस्ट बोलते हैं। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है, ये 5 ऑप्शन इतने नियर अबाउट होते हैं कि जब एग्जाम में तुम बैठे होते हो ना, तुम्हें लगता है कोई भी लगा लो सर, इतनी, इसका नाम ही क्लोज टेस्ट है। तो ये वोकैबुलरी का क्या करता है, क्लोज टेस्ट लेता है कि तुम्हें कितना पता है चीजों के बारे में, और ये कॉन्टेक्चुअली बातें समझने की कोशिश करता है कि तुम्हें कॉन्टेक्स्ट कितना पता है। आपको पता है इंग्लिश एक प्रॉस्परियस लैंग्वेज है जिसके पास बहुत सारे वर्ड्स है, बाकी सारी भाषाएं गरीब है, इसके पास इतने सारे वर्ड्स है कि आप यू वोंट बिलीव। इस बात को मैं प्रूव करके बताता हूं कैसे इसके साथ, इसके पास बहुत सारे वर्ड्स है। देखना, एक वर्ड है
लुक मीनिंग क्या होता है? देखना। मीनिंग क्या होता है? मीनिंग क्या होता है? इसका भी देख नहीं होता अगर तुम्हें नहीं पता है। ये तो तुम्हें पता होगा, मार्केट में बड़ा चल रहा है। स्टेयर का मीनिंग होता है किसी को टकटकी लगा के देखना, है ना, घूरना, उसको बोलते हैं स्टेयरिंग। ग्लेयर सुना है कभी? ये भी देखना ही है। अब सुनो, हिंदी कहती है, हिंदी कहती है देखना तुम कैसे भी देखो। हिंदी क्या कहती है? देखना तुम कैसे भी देखो, है ना। लेकिन इंग्लिश कहती है देखना, और देखने का तरीका क्या? इतना सारा, और हर बार मीनिंग क्या होगा? बदलेगा। अब सुनो, कैसा हो कि तुम्हारे पास एक ब्लैंक हो और ये 5 ऑप्शन हो, सभी का हिंदी मतलब क्या? देखना, लेकिन इंग्लिश में हर बार मीनिंग क्या होगा? बदलेगा, कॉन्टेक्स्ट बदलेगा। और मजेदार बात पता है क्या? अपना कॉन्टेक्स्ट खराब ही है ना। अपने को देखनी होती है आई एम वॉचिंग टीवी, अपन बोल सकते हैं आई एम लुकिंग टीवी। मतलब अपन अर्थ का अनर्थ करना जानते हैं, है ना, और ये अपने साथ है, इट इज बाय डिफॉल्ट। ठीक है ना। इतने मजेदार लोग होते हैं, जब मैं कुछ वर्ड सुनता हूं, क्या कर रहे हो कि दुल्हन दुल्हन को डेकोरेट कर रहा हूं। तो दुल्हन को डेकोरेट कर रहे हो, उसके लिए जो वर्ड्स होते हैं वो एक्चुअल में क्या होता है? जैसे कार को सजा रहे हो तुम, घर को सजा रहे हो, दैट इज फाइन, डेकोरेट करना। दुल्हन को तुम डेकोरेट कर रहे हो, तो ये मैं कहना चाहता हूं कि कॉन्टेक्चुअली चीजें बहुत अजीब है ना। तो ये क्या करता है पता है? आपके कॉन्टेक्चुअल कॉन्सेप्ट को परखता है कि आपको वर्ड्स का नॉलेज कितना है ना। अब सुनो, मैंने कहा तुम्हारे पास लुक है ना, लुक एक वर्ड आपके पास है, ठीक है। एक बार थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूं इसको, है तो यही, 2 मिनट रुकना ना। सुनो, तो मैंने कहा लुक, क्या आपको पता है लुक का मीनिंग क्या होता है? देखना। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट क्या होता है मतलब किस वे में इसको यूज करते हैं? क्या डायरेक्ट देखना? तो सुनो, हाँ, जब किसी का अटेंशन अपनी तरफ खींचना और उस केस में अपने को कुछ बताना हो, जैसे सपोज यहाँ पे कुछ स्टूडेंट बैठे और किसी का ध्यान यहाँ पे नहीं है, तो मैंने उनको बोला प्लीज लुक एट द व्हाइट बोर्ड। मैंने उनका अटेंशन अपनी तरफ खींचा और बताया कि यहाँ देखो, है ना। सी नॉर्मली देखना। अगर अपन बोले आई सॉ यू यस्टरडे, कल मैंने तुम्हें देखा था, आई सी विथ माई आईज, मैं अपनी आंखों से देखता हूं। नॉर्मली जब देखने की बात होती है हमेशा अपन क्या लगाते हैं? सी लगाते। अच्छा वॉच, एंटरटेनमेंट के लिए कोई भी चीज देखो आप, है ना, जैसे मूवी देख रहे हो तो क्या लिखोगे? वॉचिंग, है ना। या फिर आप प्ले देख रहे हो, वॉचिंग। ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप वॉच कर रहे हो, ठीक है। अच्छा बिहोल्ड, बिहोल्ड को हिंदी में बोलते हैं निहारना। क्या बोलते हैं? अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। सुनो, सपोज आप मंदिर गए और वहां भगवान की बहुत अच्छी मूर्ति है और आप उसको अच्छे से निहार रहे हो, क्या हुआ? बिहोल्ड। उस केस में आप बिहोल्ड वर्ड यूज करोगे। अच्छा, सपोज आप कश्मीर घूमने गए, है ना, और वहां पे बहुत अच्छी अच्छी वैलीज, वादियां है वहां पे, है ना, और आप उनको निहार रहे हो, क्या यूज करोगे? अच्छा स्टेयर, ये तो पता है ना, किसी को टकटकी लगा के देखना। एक लेक्चर के अंदर मैं पढ़ा रहा था तो एक स्टूडेंट बोला ताड़ना। इनके ताड़ना क्या होता है? किसी को जब टकटकी लगा के देखा जाता है एक ही वे में, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? स्टेयरिंग बोलते हैं। क्या आपको पता है ग्लेयर का मीनिंग क्या होता है? ग्लेयरिंग क्या होता है? किसी को गुस्से से देखना, है ना। जैसे सपोज मैम बैठा और इनका फोन पड़ा है, मैंने फोन ले लिया, इन्होंने बोला वापस रख दिया, ये क्या हुआ? ग्लेयरिंग हुआ, मतलब इन्होंने मेरी तरफ गुस्से से देखा, है ना। और नेक्स्ट वर्ड है ग्लेंस। ग्लेंस तुम्हें पता होगा, ग्लेंस झलक होती है, एक ऐसे देखा फिर वापस, है ना, इसको झलक कहा जाता है। तो सुनिएगा, मैंने कहा कि इंग्लिश में अगर क्लोज टेस्ट की बात करें तो क्लोज टेस्ट आपका क्या करता है? कॉन्टेक्चुअल कॉन्सेप्ट चेक करता है। वो चाहता है कि वर्ड भले ही एक हो, है ना, लेकिन तुम्हें पता कितना है कि इनके मीनिंग क्या होते हैं। एक एग्जांपल से और समझाता हूं, देखना।
अगर मैं कहूं एक वर्ड है स्मेल, ठीक है, अगर मैं कहूं एक वर्ड है स्मेल, एक मैं कहूं फ्रेग्रेंस, एक मैं कहूं अरोमा, एक मैं कहूं ओडर। चलो सुनो, पहला वर्ड क्या है? स्मेल का मीनिंग नॉर्मल स्मेल। सुनो, अपन इतने महान हैं, स्मेल का एग्जैक्ट मीनिंग होता है दुर्गंध। क्या होता है? अपन कैसे पता है? बहुत अच्छी पिज्जा की स्मेल आ रही है। अब सुनो, इज वेरी कॉमन, पिज्जा की स्मेल कैसे हो सकती है? अच्छा ये छोड़ो, कुछ लोग तो इतने अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, जबकि स्मेल कैसी होती है? दुर्गंध हुई ना, तो वो अच्छी कैसे हो सकती है? ये अपना कॉन्टेक्स्ट है। अच्छा फ्रेग्रेंस, खुशबू, है ना? सपोज आपके पास कोई बैठा है और बहुत अच्छा डिओ लगा के आया है और वो महक रहा है, फ्रेग्रेंस। क्लास के अंदर अगरबत्ती जला रखी है, फ्रेग्रेंस। अरोमा क्या होता है पता है? वेरी गुड, खाने की खुशबू। अब पिज्जा बन गया, तुम क्या बोलोगे? अरोमा, स्मेल नहीं, है ना? अच्छा छोड़ो, अगर कोई आपके पास बैठ के अचार बना रहा है और उसकी सुगंध आ रही है, वो क्या है? अरोमा है। अगर कोई आपके पास बैठ के मिर्ची कूट रहा है, सुगंध आ रही है, क्या है? साथ में छींके भी आ रही है ना? तो वो क्या होती है? अरोमा। अच्छा ओडर, ओडर पता है क्या होता है? बॉडी की बदबू। सपोज आपके पास कोई बंदा बैठा है या बैठी है ना, और 3-4 दिनों से वो नहाया नहीं है और उसकी बॉडी महक रही है और आप आनंद ले रहे हो, ऐसा जो केस आपके पास बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं? ओडर बोलते हैं। समझे बात को? तो ये है आपका क्या? क्लोज टेस्ट। और क्लोज टेस्ट का एक ही एम होता है कि वो तुम्हारे कॉन्टेक्चुअल कॉन्सेप्ट को चेक करना चाहता है। वो चाहता है कि तुम्हें वर्ड्स का कितना अच्छा नॉलेज है। एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, अगर आप आंसर बता पाओ। क्वेश्चन है, यार इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, ये कैसा है? इंटरेस्ट है, चलो छोड़ो, अब जैसा भी है चला रहे, ठीक है। सुनो, अगर अपन बात करें, एक क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था, कभी मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो आपने कई बार इस वर्ड को देखा होगा। एक तो होता है बाई, एक होता है परचेज। दोनों का मीनिंग क्या होता है? खरीदना, ठीक है। चलो बताओ, बाई कहाँ आता है और परचेज कहाँ आता है? बाई कंज्यूम करने के लिए और परचेज ट्रेड करने के लिए। कमर्शियल पर्पज से अपन क्या करते हैं? परचेज करते हैं। और बाई खुद के लिए। सुनो, इसका एक फर्क मैं और बता सकता हूं। परचेज जनरली हम तब लगाते हैं जब हम कोई चीज खरीदते हैं, वो चीज कंपेरेटिवली महंगी हो। अब मार्केट में कार खरीदने गए, बाई या परचेज? अब मार्केट में मोबाइल फोन खरीदने गए, बाई या परचेज? परचेज। सोच क्या रहे हो यार? 10,000 का आता है वो मिनिमम। तो क्या तुम्हारे 10,000 ठीक है? सर कोई बात नहीं, हमारा तो खर्चा होता रहता है। अच्छा सुनो, अगर अपन बात करें बाय की, मार्केट में केले खरीदने गए हो, क्या ऐसे केस में लगा होगा हम परचेजिंग बनाना आज? ठीक है। तो ये क्या है? ये कॉन्टेक्चुअल कॉन्सेप्ट है जिससे पता चलता है कि चीजें कैसे काम करती है, ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन क्या बना? क्लोज टेस्ट। और जिस तरीके से क्लोज टेस्ट होता है, क्लोज टेस्ट का एक भाई और है, ठीक है ना। क्लोज टेस्ट की जैसे एक कॉन्सेप्ट और है जिसका नाम होता है क्या? फीलर्स। और फीलर्स क्या? आपके एग्जाम में 5 मार्क्स की वैल्यू होती है ना, फीलर्स। अब सुनो, ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे, एक बार बता दीजिएगा, इज इट ओके और नॉट? आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? हालांकि मैं ज्यादा कुछ समझा नहीं रहा, बट फिर भी ठीक है ना। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, है ना। चलिए चलते आगे, बढ़िया। चलिए, मैंने कहा फीलर्स, तो फीलर्स क्या होता है? आपके एग्जाम में बहुत अच्छी वैल्यू रखता है, 5 मार्क्स की वैल्यू रखता है। मेरे हिसाब से क्लोज टेस्ट का छोटा भाई है। कैसे? समझो। क्लोज टेस्ट के अंदर एक पैराग्राफ, उसके अंदर ब्लैंक्स, नीचे कुछ वर्ड्स, इसके अंदर एक सेंटेंस, और सेंटेंस के अंदर एक ब्लैंक, नीचे 5 वर्ड। आपको क्या करना है? इस ब्लैंक में इन 5 में से कौन सा एक वर्ड आ सकता है वो आपको यहां लगाना है। अगर ऐसा आ जाए, इसको बोलते हैं सिंगल फिलर। क्या बोलते हैं? क्योंकि एक ही फिलर है। और अगर 2 आ जाए तो
डबल फिलर, और 3 आ जाए तो ट्रिपल फिलर। आपके एग्जाम में ट्रिपल फिलर मैंने एक ही बार देखा है, मेंस का एग्जाम था उस टाइम आया था 2018 या 19 के अंदर, है ना। उसके बाद में मैंने नहीं देखा। मतलब मैक्सिमम वो आपको कहां तक रखेगा पता है? डबल तक रखेगा, ना सिंगल ना ट्रिपल, वो रखेगा डबल तक, ध्यान रखना। अच्छा इस क्वेश्चन को पूछने का एक तरीका और भी है, सुनो। ये ऐसा भी कर सकता है कि एक सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस, तीनों में एक एक ब्लैंक, और नीचे देगा 5 ऑप्शन। एक वर्ड जो इसमें भी सही, इसमें भी सही, और इसमें भी सही। इसको भी क्या बोलते हैं? फिलर्स। रिश्ता वही, सोच नहीं, स्टार प्लस, है ना। तो ये आपके पास एक्चुअल में कॉन्सेप्ट होता है किसका? फिलर्स का। आई बात समझ में? थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास बनता है, मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन के मार्क्स तुम्हारे लिए फ्री में है ना। अब ये है क्या, इसको समझते हैं। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, ये पहले नहीं आता था, 2018 के बाद में आना शुरू हुआ है। और ये एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट किसका पता है? एसएससी का है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का है ना। बट बैंकिंग में पिछले कुछ सालों से इसको देखा जा रहा है ना। मिसपेल का कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में कितने मार्क्स लेके आता है? 5 मार्क्स। समझते हैं मिसपेल है क्या? आपके पास एक सेंटेंस दे रखा होता है, उस सेंटेंस के अंदर 4 वर्ड बोल्ड करके देता है, और इन चारों में से किसी एक वर्ड की स्पेलिंग क्या होती है? गलत। तुम्हें देखनी होती है गलत कौन सा है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्पेलिंग गलत नहीं होती, तुम्हें कॉन्टेक्स्ट देखना होता है कि कॉन्टेक्चुअली सही लिखा है या गलत लिखा है। ये दोनों संभावना है आने की। अब सुनो, ऐसे केस में मुझे ये लगता है कि हालांकि ये फ्री में मार्क्स तो दे रहा है, बट अपने पीछे कुछ सोर्स लगे हुए जो अपनी स्पेलिंग को खराब करने में लगे हुए हैं। तुम्हें पता है? मैं बताता हूं। वो सोर्स ये है, सोशल मीडियाज, है ना। ये क्या करते हैं पता है? अपनी स्पेलिंग को खराब करते हैं, क्योंकि पता है इसके अंदर एक ऑप्शन आता है, और मेरे हिसाब से आज के टाइम में जो इंसान है वो भी आपकी एज का, तो वो तो करता ही है। अब सुनो, इस सोशल मीडिया में मैंने सबसे ऊपर एक एप्लीकेशन रखी है, दूसरे नंबर पे मैंने रखी है, हाँ तीसरे नंबर पे मैंने रखी है, ये बेचारी हो चुकी है ना, लोग इसको देख नहीं रहे आज के टाइम में, एफबी, फेसबुक। फोर्थ नंबर पे मैंने रखी है, ये छुपा रुस्तम लोगों के लिए, जो कहीं पे नहीं वो यहां होगा, है ना। सुनो, एक स्टूडेंट ने बोला सर स्नैपचैट, मैंने कहा वो भी हो सकता है, लेकिन उसमें स्नैप से बातें होती है, वैसे आई थिंक टेक्स्ट भी कर सकते हैं, मुझे इतना ज्ञान नहीं है ना। सुनो, तो मैंने कहा कि ये कुछ सोर्स है जो आपके पीछे लगे हुए आपकी स्पेलिंग को खराब करने में। देखना चाहोगे कैसे? ऐसे लगता है। ऐसे केस में आज के टाइम में अपन क्या कर रहे हैं पता है? अपन एक लैंग्वेज यूज करते हैं, क्या नाम है उसका? इंग्लिश। ये अपना आप में मजेदार लैंग्वेज है, आविष्कारक भारतीय। सुनो, इंग्लिश कहती है क्या कर रहे हो, समझ रहे हो? सुनो, वर्ण है इंग्लिश के, शब्द है हिंदी के, और इन दोनों से क्या बनते हैं? इंग्लिश बनती है। अच्छा, इंग्लिश ये यही तक सीमित नहीं है, गुजराती में भी है ये। सु करे छे है, ये भी तो होता है। अच्छा ये छोड़ो, कुछ तो एडवांस है। क्या कर रहे हो? क्या रहे, है ना। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स अपने आपने बना रखे अपने, है ना। ये सब क्या कर रहे हैं? ये तो इंग्लिश है ना। ये छोड़ो, तुम इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखते हो, देखो ये अपना व्हाट है, ये अपना आर है, ये यू है। इसको बोलते हैं मैसेज की लैंग्वेज, जो अपने खुद ने बनाई और काम भी करती है ना। मतलब अपन ऐसे, और इसमें पता है रीजन क्या है? इतना कौन टाइप करे, है ना। लिखना होता है गुड नाइट, अपन लिखते हैं। लिखना होता है आई हेट यू, भाई लिखता है आई हेट यू, आगे वाला समझ जाता है अच्छा इसके भाव ये है
सुनो, तो मैं कहना चाहता हूं कि एक तो ये चीज है जो आपकी स्पेलिंग को क्या करती है, खराब करती है, ठीक है ना, क्योंकि चैट करना कहीं गलत नहीं, कहीं नहीं लिखा है ना, लेकिन अगर इस तरीके से करते हो तो ये आपकी स्पेलिंग को क्या करती है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा अफेक्ट करती है। अच्छा ये छोड़ो, रही गई कसर एक चीज और पूरी कर लेता है, वो है इनबिल्ट डिक्शनरी। आपने देख इनबिल्ट डिक्शनरी आती है ना, ऑटो करेक्ट, आपके व्हाट्सएप के या फिर किसी भी कीबोर्ड के अंदर ये चीज होती है ना, वो क्या करता पता है, अपन लिखते हैप्पी, किसी को एनिवर्सरी विश करना है, सुनो, अपन लिखते हैप्पी और सिर्फ लिखते ए एन, नीचे एक पूरा वर्ड आता है, हाँ, और वो कहता है एनिवर्सरी, क्या आप मुझे ढूंढ रहे थे, हम बोलते हैं हाँ तुम ही हो, अपन इस पे क्लिक करते और पूरा वर्ड यहाँ आता है, समझ रहे हो बात को। तो ये अच्छा, अब सुनो, ये अफेक्ट कैसे कर रहा है, अफेक्ट ऐसा कर रहा है कि अब एनिवर्सरी की स्पेलिंग क्या होती है मुझे लेना देना नहीं, क्योंकि मुझे इसने बता दिया। ऐसे केस में आपकी स्पेलिंग क्या होती है, खराब। और मुझे ये लगता है कि स्पेलिंग में 5 मार्क्स तुम ला सकते थे, बहुत बकवास कॉन्सेप्ट, अगर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके तुम करोगे तुमसे हो जाएगा। अच्छा, क्या तुम ये देखना चाहोगे कि तुम्हारी स्पेलिंग वाकई खराब हुई या नहीं हुई, मैं तुम्हें 5 वर्ड कहूंगा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए ये चीज नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास ऑटो करेक्ट का ऑप्शन है। तो ऑफलाइन जो स्टूडेंट्स है, ठीक है ना, उनके लिए मैं 5 वर्ड बोलता हूं, तुम्हें खाली स्पेलिंग लिखनी है ना, मुझे पता चल जाएगा कि आपने कितना यूज किया है, ठीक है, चलो लिखो 5 वर्ड, मैं बोलता हूं आप स्पेलिंग लिखिएगा, ठीक है, और वर्ड बहुत बकवास, ठीक है ना। चलिए, पहला वर्ड, वर्ड आपके पास है टुमारो, आपको स्पेलिंग लिखनी है टुमारो की, टुमारो, है ना। दूसरा वर्ड आपके पास है राइटिंग, राइटिंग, राइटिंग। रवि ने कुछ आंसर दिए, रवि अभी मैं बोलूंगा नहीं, ठीक है ना, बाद में देखेंगे, राइटिंग, है ना। तीसरा लिखो म्यूजियम, म्यूजियम, म्यूजियम। फोर्थ लिखो वैक्यूम, वैक्यूम। रिद्धि ने लिखा है, चलो ठीक है, वैभव ने लिखा है, अभी देखते हैं, चलो ठीक है, वैक्यूम लिख लिया। और लास्ट लिखो कैलेंडर, कैलेंडर। चले, अब देखते हैं आपने स्पेलिंग कितनी अच्छी लिखी। ऑनलाइन बहुत सारे स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, ठीक है, रिद्धि दे रहे, रवि है, मकवाना करके कोई स्टूडेंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सुनिएगा। जैसे अगर अपन बात करें वर्ड्स की, तो पहला वर्ड आपके पास है, क्या है, टुमारो। शुरुआत करते हम आपसे, आपने स्पेलिंग क्या लिखी टुमारो की, TOMORROW, सर आपने क्या लिखी, TOMORROW, पीछे सेम, पीछे सेम, 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 कोई गलत, किसी ने ऐसा कुछ नहीं लिखा अजीब, अजीब मतलब थोड़ा अलग। अगर आपने टुमारो की स्पेलिंग लिखनी है, अच्छा इसको अच्छा लिखा तो कोई बड़ी बात नहीं है, बकवास वर्ड था, है ना। TOMORROW, संभावना यहां गलत होने की होती है, लोग डबल एम लगा भी सकते हैं, बट अच्छी बात है आपने नहीं लगाया, चलो कोई बात नहीं, कहीं तो लंका लुटेगी। दूसरा बोलो, राइटिंग। शुरुआत करते हैं मैम आपसे, हाँ, WRITTING, यस, सेम, 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 किसी दिन सेम की स्पेलिंग पूछ लूंगा मैं, TING, बाकी मैं समझ लो, WRITING, WRITING, सिंगल टी, डबल टी नहीं है, डबल टी है, सिंगल टी, सिंगल, सिंगल का कुछ और मतलब भी होता है। चलो आप बताओ, सिंगल, डबल, सिंगल, सिंगल, सबसे लास्ट सिंगल, आंसर। अगर आपने लिखा है WRITING तो आप सही थे, डबल टी नहीं।
सवाल उठता सर मैंने भी कहीं डबल टी पढ़ा है ना, आपने यहां पढ़ा है। राइटिंग में डबल टी नहीं होता, क्लियर है। चलिए तीसरा वर्ड बोले, म्यूजियम। शुरुआत करते हम सर आपसे, बोलो बोलो। आ रहा है, कोई बात नहीं, सबको नहीं आता, बोलो तुम नहीं बताओगे, भगवान के लिए बता दो। चलो हाँ आप बताओ। MUSEUM, ओके। सर जी बोले MEASEUM, उनके पीछे, उनके पास में सर बताए। ओके, उनके पीछे। ओके मैम बताए। ओके मैम बताए। ठीक है मैम बताए आंसर। अगर आपने म्यूजियम की स्पेलिंग लिखी है MUSEUM, तो आप बिल्कुल सही हो। म्यूजियम की करेक्ट स्पेलिंग ये होती है। चलिए फोर्थ वर्ड क्या है? वैक्यूम, मजेदार वर्ड। कोई बीटेक वाला स्टूडेंट है क्या? बीटेक बी? हाँ पहली बारी उनकी होगी। चलो बताओ। ओके ओके, पीछे और कौन था बीटेक वाला? हाँ VCCW, चलिए ठीक है। ओके पीछे और कोई है? ओके, इस तरफ से कौन है बीटेक वाले? बोलो मैम। ओके चलो ठीक है। अब बाकी वाले कॉमर्स वाले हैं क्या सारे? बीकॉम या BSc? चलो ठीक है, दोनों ही है। तो बात करते हैं वैक्यूम की, ठीक है ना। मैम एक बार आप ट्राई करें। मैम बोले एक ही सी है, और फिर यू कितने? एक ही है। शुरुआत वी से की है। सुनो, वैक्यूम की करेक्ट स्पेलिंग रहेगी VACWM। हाँ यही होती है। अच्छा सुनो, मैंने बीटेक वालों का नाम क्यों लिया? क्योंकि इस वर्ड से वो कई बार गुजरते हैं। और इतना ही नहीं, एक स्टूडेंट मेरी क्लास के अंदर बोला था सर ये थोड़ी होती है। देन आई रॉट दिस, तो मैंने उसको बोला गूगल करो अभी का अभी, ठीक है ना। तुम मत करना, आंसर यही है। मैं हूं ना, ठीक है, इंग्लिश ही पढ़ाता हूं मैं 8 सालों से, है ना। तो करेक्ट आंसर बनेगा VACWM, है ना, इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ वैक्यूम। चलिए पांचवा वर्ड क्या है? क्या है? कैलेंडर, बढ़िया वर्ड। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें एक ही बार में आंसर तुम बता दोगे, है ना। शुरुआत मैम आपसे करते हैं। यस, CALANDER, पीछे मैम बताएं। ओके हाँ मैम बताएं। ओके सर बताएं। आंसर इज, अगर आप लिखते हो CALENDAR तो तुम्हारा कैलेंडर सही होगा। अब सुनो, 5 में से 5 कितने स्टूडेंट हैं? जो आगे बैठा पीछे देख सकता है। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट 5 मार्क्स? अच्छा एक बात बताइए, क्या ये वर्ड्स कॉमन नहीं थे? इससे कॉमन तो मैं क्या दूं फिर? दीपिका पादुकोण दूं? सुनो, रवि ने बोला है खाली 2 सही, सागर ने बोला है 3 सही, शुभांगी ने बोला है 4 सही। अच्छा 4 किसके सही हुए? 4, बढ़िया, 4 पे स्टूडेंट है। 3 किसके सही? 2 किसके सही? 1। माइनस वाले अपने हाथ खड़े ना करें, है ना। वैभव ने बोला है 2 सही, ठीक है ना। करमूर ने बोला है 3 सही। चलिए ठीक है, लेट इट बी, समझ में आ गया। तो मैंने आपसे कहा है कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आता है? मिसस्पेल का। आपके एग्जाम में इसकी वैल्यू क्या? 5 मार्क्स। एक बंदे ने मेरे से एक सवाल किया कि सर स्पेलिंग को अच्छा करना हो तो क्या करे? क्या करे बोलो? स्पेलिंग को अच्छा करना है, क्या करूं? बारकनी सीख लू, कक्का की कुकू? उससे काम नहीं बनेगा। सुनो, स्पेलिंग को अच्छा करने के लिए एक सवाल तुम्हारे लिए। आपको पता है जब घर से लेके यहां तक आप आए तो आपके आगे से हजारों चेहरे गुजरे होंगे, हजारों लोग गुजरे। क्या तुम्हें सबके चेहरे याद है? क्यों? क्योंकि आपने गौर नहीं किया। हाँ वो अलग बात है, किसी पे कर लिया होगा, ठीक है ना, बट जनरली गौर नहीं किया। तो जब आप गौर नहीं करते तो वो चीजें आपको याद नहीं रहती,
है ना। आप पिछले कुछ टाइम से मुझे देख रहे हो, जैसे 8:15 हुए अभी, है ना, 45 मिनट से अपन पढ़ रहे हैं, है ना, और आप मुझे देख रहे हो। फ्यूचर में अगर कभी मैं मिल गया तो शायद तुम पहचान लो, हाँ ये सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, क्योंकि आपने गौर किया, है ना। सेम चीज इसमें भी होती है। आपको पता है जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हो तो आपके आगे से हजारों वर्ड्स निकलते हैं। आपको क्या लगता है आपको सारे वर्ड्स के मीनिंग पता होंगे या सारे वर्ड्स की स्पेलिंग पता होगी? नहीं। जहां पे आपको लगे कि सर ये वर्ड मेरे लिए नया और मुझे लगता है कि इसकी स्पेलिंग मुझे आनी चाहिए, उस पर गौर करके देखो। मेरा दावा है जो 5 वर्ड मैंने आपको अभी लिखवाया है उन पे मैंने आपको गौर करवाया है। आगे से वैक्यूम कभी भी आएगा तुम VACC नहीं लिखोगे, VACWM लिखोगे, बिकॉज यहां पे मैंने गौर करवा दिया। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि जब आगे आप कभी किसी चीज को पढ़ते हो तो पढ़ने के केस में हमेशा ध्यान रखना, तुम्हें जो भी वर्ड नया लगे, है ना, उस पर थोड़ा सा उसको गौर से देखो कि क्या है। और ज्यादा अगर दिक्कत आ रही है तो आप लिख के भी कर सकते हो, एक बार लिख लो उसको, है ना। क्योंकि स्पेलिंग का पहला कॉन्सेप्ट ये होता है कि बेस का अच्छा होना। अगर आपका बेस अच्छा है तो में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपका बेस अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी भी कोई ज्यादा देर हुई नहीं है। 5 मार्क्स अगर ये फ्री में दे रहा है तो आप ले लीजिए, आराम से ट्राई कीजिए कि हो सकता है ना। बस वर्ड पे गौर करना शुरू करो कि कोई भी कहीं पे कुछ लिखा होता है, जैसे यू आर अंडर CCTV सर्विलेंस, अब इसमें सर्विलेंस की स्पेलिंग अच्छी हो सकती है, तो वहां गौर करके देखो ना क्या लिखा हुआ, कैसे लिखा हुआ, स्पेलिंग को कैसे लिखा हुआ। ये मेरी हैबिट है, अगर आप अप्लाई करते हो, क्योंकि मेरे हैबिट ने बहुत अच्छा मेरे लेवल पे काम किया और मेरे लिए काम किया है। जनरली मेरे को कोई स्टूडेंट अगर कोई स्पेलिंग सीधी पूछ लेता है तो आई डोंट थिंक मुझे देखने की जरूरत पड़ती है। हालांकि इसमें मेरा एक्सपीरियंस भी है, इसलिए काफी टाइम से मेरा फील्ड यही है, बट इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। आप अगर अपने लेवल पे काम करोगे तो ये संभव है, ये हो सकता है ना। अच्छा, स्पेलिंग को अच्छा करने के लिए मैं क्या करवाऊंगा, लेक्चर के लास्ट में 5 मिनट बचा के रखूंगा और रोज आपको 5 वर्ड मिसस्पेल के लिए दूंगा, आपको उसकी स्पेलिंग लिखनी है। मतलब मैं कहना ये चाहता हूं कि रोज आपको फीलिंग आनी चाहिए, पता है क्या, मुझे ये भी नहीं आता। और ये फीलिंग 3 से 4 लेक्चर तक अगर आ गई ना तो धीरे धीरे उसमें इंप्रूवमेंट आ जाएगा। और मैं जो वर्ड्स तुम्हें दूंगा वो वही होंगे जो आपके पहले किसी एग्जाम में पूछे गए, है ना, ताकि अपनी स्पेलिंग धीरे धीरे क्या होती रहेगी, अच्छी होती रहेगी। जब तक अपना लेक्चर चलेगा उस केस में ये सारी बातें मैं आपके सामने रखता रहूंगा, है ना।